हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले आप लोग साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, और इसमें से आप लोग एग्जाम में जरूर सवाल देखने को मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा ताकि रटने की जरूरत ना पड़े। और अभी रट भी नहीं सकते क्योंकि टाइम कम है, तो समझ लीजिए ताकि एग्जाम में अगर सवाल आए तो बिल्कुल खुद छोड़े नहीं, फोड़ दे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग A to Z मॉडल पेपर अपलोड दोस्तों उसको देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसको देखिए। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बस तैयारी थोड़ा और अपना अच्छा कर लीजिए, ठीक है। जिस प्रकार पढ़ा रहा हूँ उस तरह पढ़िए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है और इसका हम लोग कैसे आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह प्रभावित होता है जब। बोला एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, मान ली इस तरह का, इसमें धारा बह रहा है। कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह प्रभावित होता है जब कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाई जाए। जब इसमें दोस्तों विद्युत धारा तेज कर दिया जाएगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिए दोस्तों, जब विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते हैं ना, तो सॉरी विद्युत धारा जब बढ़ाते हैं इस कुंडली में, जब विद्युत धारा की मात्रा बढ़ाते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो देखिए क्या है, वही आंसर है कि कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है, ठीक है। बस धारा बढ़ाएगा तो क्षेत्र भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उलट दिया जाता है। मान लीजिए अभी क्या होता है, अभी इधर धारा जा रहा था, लेकिन अब क्या करते हैं, इसका धारा चेंज करते हैं, इधर नहीं होके हम इधर कर दें, उल्टा कर दें। क्या होगा, अगर धारा की दिशा चेंज कर देते हैं तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। मान लीजिए पहले अगर इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर था, नीचे था, अंदर था, ठीक है, अंदर था नीचे की तरफ, तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा दोस्तों बाहर की तरफ। मतलब पहले अगर इसमें ऊपर की तरफ था तो इसमें अब इसमें अंदर की तरफ हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा जो भी था। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, और ऐसे आप लोग का फ्लेमिंग का जो आप लोग का जो दान हस्त नियम है, उदाहरण हस्त नियम से निकाल सकते हैं। कुंडली में वर्तमान तो हो गया, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि क्या है दोस्तों। जब फेरों की संख्या बढ़ा दोगे तो देखियो क्या होगा, जब फेरों मतलब एक फेरा है तार, फिर इसमें और एक फेरा लगा दी और एक फेरा, तो धारा तो बढ़ रहा है ना, जितना फेरा बढ़ाओगे उतना धारा भी बढ़ेगा, तो धारा बढ़ेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। इसलिए जब फेरा बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। समझ गए। वोल्टमीटर और आमीटर में कोई तीन अंतर लिखिए, आप लोग लिख लोगे लेकिन बस एक ध्यान से देख लीजिए, मैं आप इससे पहले भी अंतर बता चुका हूं, बस कैसे लिखना है वो देख लीजिए। एक तरफ लिखिएगा वोल्टमीटर, एक तरफ लिखिएगा आमीटर, ठीक है। नहीं तो आप जैसे मैंने लिखा उस तरह भी कर सकते हो। देखिए क्या है, आमीटर धारा मापता है जबकि वोल्टमीटर विभवांतर मापता है। जब भी अंतर लिखने बोलेगा तो इस तरफ लाइन दीजिएगा, एक तरफ आमीटर लीजिएगा, एक तरफ वोल्टमीटर लिखिएगा बस, और इधर आमीटर का लिखिएगा, इधर वोल्टमीटर का, ठीक है। मैं एक साथ लिख दिया, आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हो क्योंकि ऐसे लाइन में हमको दिखने में यहाँ लिखने में दिक्कत होता है इसलिए। तो पहले क्या, वोल्टमीटर और आमीटर में तीन अंतर निम्नलिखित है। आमीटर धारा मापता है जबकि वोल्टमीटर विभवांतर मापता है। नेक्स्ट है, आमीटर का प्रतिरोध कम होता है जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। समझ रहे हो। आमीटर जो होता है दोस्तों, आमीटर बोलिए, ए मीटर बोलिए, ए का नहीं होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है। और देखिए अब इसको कैसे याद करोगे, आमीटर देखिए छोटा है तो इसका प्रतिरोध छोटा होगा, तो ये वोल्टमीटर बड़ा दिख रहा है ना, तो इसका वोल्टमीटर भी क्या, इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बड़ा। और लास्ट वाला तो आप जानते ही है कि आमीटर को हमेशा परिपथ में क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्टमीटर को किस में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। अंतर आपको पता था, बस सजा के लिख देना है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है, समीकरण सहित व्याख्या करें और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए थर्मिट अभिक्रिया क्या है, थर्मिट नाम से गर्म का एहसास हो रहा है, थर्मल, थर्मस सुने, जिसमें आप लोग गर्मी रखा जाता है, गर्म रखा जाता है चीज को, तो थर्मिट अभिक्रिया भी कुछ ऐसा ही है। क्या है देखिए, कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं बहुत अधिक उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी मतलब जब किसी में अगर उष्मा निकलता है तो उष्माक्षेपी बोलते हैं, ठीक है। किसी में अगर उष्मा निकलेगा तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, जिसमें उष्मा हमको खुद देना पड़ेगा, वो होगा उष्माशोषी। लेकिन अगर कोई विस्थापन अभिक्रिया जो बहुत अधिक उष्माक्षेपी है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट निकल रहा है, तो इनसे उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। मतलब कहीं अभिक्रिया हो रहा है, कहीं पर रिएक्शन हो रहा है, कहीं पर भी जला रहे हैं, तो इतना ज्यादा उष्मा निकल रहा है ना कि इसमें उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि अगर कोई धातु है उसमें जिसको गला रहे हैं वो क्या होगा, गलित अवस्था में प्राप्त होगी धातु। समझ रहे, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहेंगे, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट मतलब समझ गए कि ऐसी विस्थापन अभिक्रिया या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती है, इतनी उत्सर्जित होती है उष्मा कि कोई धातु कि वो धातु को भी गला देती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और इस प्रकार की अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस क्या होती है, अधिक होती है और धातु गलित अवस्था में होता है, और इस प्रकार जो अभिक्रिया होगा उसे क्या बोलेंगे, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट मतलब याद रखना, थर्मल, थर्मस मतलब गर्मी, मतलब प्रचंड गर्मी निकलेगा, समझ रहे हो, तो उससे धातु भी गला देगा। देखिए अभिक्रिया क्या हो रहा है, एल्युमिनियम गला रिएक्शन कर रहे हैं Fe2O3 से आयरन ऑक्साइड से, तो क्या हो जाएगा, Fe बन जा रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जा रहा है। समझ रहे हो, मतलब ये कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन। क्यों विस्थापन हो रहा है भाई साहब,
क्योंकि यहाँ पर जो एल्युमिनियम भैया है वो Fe2 को अलग कर दे रहा है मार के और उसका O3 को ले ले रहा है, देख रहे हैं ना। तो देखिए Al क्या उसका O3 को ले लिया। तो इस प्रकार जब काम होता है ना, जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व के विलयन में से उसका साथी को अलग कर देता है, देखिए Fe2O3 को अलग कर दिया, Fe2 को विस्थापित कर दिया, हटा दिया मार के, भागो तुम यहाँ से, और उसका O3 ले लिया, तो ये विस्थापन विक्रिया हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि एल्युमिनियम जो है अधिक अभिक्रियाशील है आयरन से। मैंने अभिक्रिया सीरीज आप लोगों को बता दिया है, नहीं देखें तो वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, इससे पहले वाला वीडियो वो वाला ही है। इसका उपयोग पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ करते हैं? मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए, ठीक है। रेलवे पटरी को जब टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है? तो देखिए, किसी चालक के सिरों पर लगा गया विभवांतर था, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। हम लोग जानते हैं V इक्वल क्या होता है? IR, ठीक है। तो R इक्वल आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? IR इक्वल V/I। मतलब कह सकते हैं कि विद्युत विभवांतर और धारा का अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। वही लिखे हैं, देखिए, किसी चालक के सिरों पर लगाया विभवांतर, विभवांतर मतलब V, तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका प्रतिरोध बोलते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि धारा में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और क्या लिखिए, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। R इक्वल क्या होता है हम लोग का? ρL/A होता है। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर और एरिया पर, मतलब क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य जाल क्या है, एक उदाहरण देकर समझाए। खाद्य जाल क्या है? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करती है, जिससे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे घास टिड्डों के द्वारा भी खाई जाती है और खरगोश के द्वारा भी खाई जाती है। फिर इस शाकाहारी जीवों को एक से अधिक मांसाहारी जीव भी खा सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में कई प्रकार के खाद्य श्रृंखला है ना। अब देखिए, घास को कौन खा गया? टिड्डा खा गया, मतलब कोई मान लीजिए कीट खा गया। अब घास को तो बकरी भी खा सकती है ना, घास को भेड़िया भी खा सकता है, ठीक है। फिर भेड़िया कोई और खा गया, बकरी को कोई और खा गया, ठीक है, टिड्डा को कोई और खा गया। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखलाओं का जब निर्माण होता है तो हम खाद्य जाल बोलते हैं। मतलब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिलाकर एक खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। समझ गए? पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलाकर एक जाल का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल। समझ गए? खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। जैसे घास टिड्डों के द्वारा भी खाई जाती है और खरगोश के द्वारा भी खाई जाती है, पर इन्हीं शाकाहारी जीवों को फिर कोई और खा लेता है। इस प्रकार जो जाल निर्माण होता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। ऐसे 3 तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। देखिए, अजैव निम्नकरणीय और जैव निम्नकरणीय पहले होता है क्या वो समझ लीजिए। तो जैव निम्नकरणीय मतलब जो मिट्टी में गल जाता है, सड़ जाता है, पच जाता है, लेकिन अजैव दोस्तों होता नहीं है, जैसे प्लास्टिक हो गया। तो क्या बोलता है कि 3 कारण बताने बोला है जो इसको प्रभावित करते हैं पर्यावरण को। 3 कारण निम्नलिखित है, क्या क्या देख लीजिए। अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का अपघटन नहीं होने के कारण ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। पहली बात क्या, ये इसका अपघटन नहीं होता है, मतलब ये सड़ता गलता नहीं है भैया, तो मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी को प्रदूषित करेगा। इनको जलाने पर वायु प्रदूषण हो जाएगा, प्लास्टिक के जलाओगे तो वायु प्रदूषण तो होगा ही। ये खाद्य श्रृंखला में मिलकर हमें क्षति पहुंचाता है। मान लीजिए खाद्य श्रृंखला में मिल गया, ठीक है, ये कोई इसको खा लिया तो उसमें तो रसायन होता है हानिकारक, उसको खा लिया फिर उसको किसी और खाएगा तो उसमें वो रसायन ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये खाद्य श्रृंखला में मिलकर क्या करते हैं? हमें क्षति पहुंचाते हैं। समझ गए? अगला सवाल है, चुंबक के क्षेत्र कैसा है? मतलब लिखिए, एक चुंबक की सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वो विक्षेपित क्यों होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे देख लीजिए। क्या है इसका आंसर? कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक एम्पियर प्रति मीटर या टेस्ला होता है। आप लोग जस्ट टेस्ला याद रखिए ना, कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है दोस्तों, वो धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। मान लीजिए किसी चालक में जितना धारा बह रहा है, जितना अधिक धारा बहेगा, चुंबकीय क्षेत्र उसके आसपास उतना अधिक होगा। समझ गए? धारा की तीव्रता जितना अधिक होगी, आसपास में चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? उतना तेज होगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। क्या बोल रहा है? कि किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है, चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो विक्षेपित क्यों होती है? क्योंकि धारावाही चालक के सामने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसमें धारा बह रहा है। अब इसके सामने किसी चुंबकीय सुई को लाओगे तो विक्षेपित होगा ही, क्योंकि आसपास में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्यों चुंबकीय क्षेत्र है? क्योंकि इसमें धारा बह रहा है। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का चित्र बनाएं। देखिए, इसको बना देना, ऊर्जा प्रवाह का चित्र बोले तो इसको सिर्फ बना देना, आपको नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले एक बॉक्स बनाइएगा, उसमें लिखिए क्या? सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सबसे पहले उसी से खाना बनाता है। सूर्य का प्रकाश रहता है, क्लोरोफिल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब जो रहता है, मतलब सूर्य प्रकाश यहाँ लिख दीजिएगा और एक बॉक्स बना दीजिएगा, उसको यहाँ से ट्रांसफर करके उत्पादक दिखा दीजिएगा। फिर और एक बॉक्स बना दीजिएगा, उसको शाकाहारी लोग खाता है। फिर और एक बॉक्स बना दीजिएगा एरो दिखा के, उसको मांसाहारी लोग खाता है। और लास्ट में दिखा दीजिएगा एक सिर्फ मांसाहारी होता है, जैसे शेर सिर्फ मांसाहारी खाता है। समझ गए? इस तरह बना दीजिएगा। ये दोस्तों हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह। मतलब क्या?
सूरज का प्रकाश लेके कोई खाना बनाए, उत्पादक उत्पादक दोस्तों जो भी होता है, प्रथम उत्पादक जो होता है वो हमेशा स्वयंपोषी होता है, क्योंकि सूरज के प्रकाश से जो खाना बना था वो स्वयंपोषी होता है, पेड़ पौधा हो जाएगा, उसको कोई शाकाहारी जीव आकर खा गया, शाकाहारी जीव को या मांसाहारी खा गया, मांसाहारी को शेष मांसाहारी यानी कि शेर उड़ के खा गया। ये दोस्तों हो गया ऊर्जा प्रवाह, एक दूसरे से ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। अगला सवाल क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना? तो दोस्तों मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। भैया मटर है, कटर कटर सबको उपलब्ध हो जाएगा जल्दी जल्दी। यह एक साल में कई बार उगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, और इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमता वाला होता है। इसीलिए अध्ययन में दोस्तों इसका अध्ययन सरल था, क्योंकि ये पुष्प जो होते हैं बड़े होते हैं और अधिक परागण क्षमता वाला होता है, और इसीलिए इसका अध्ययन करना भी अत्यधिक आसान था, क्योंकि मटर के पौधे हर जगह मिल जाएगा, साल में कई बार उत्पन्न हो जाते हैं, कई साल में कई बार लगा सकते हो। इसका फूल भी बड़ा बड़ा था और इसके परागण करने की क्षमता अधिक थी, परागण क्षमता अधिक थी, और इसलिए इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लघु उत्तरीय का और एक वीडियो आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें सभी वीडियो आए, सभी क्वेश्चन आए नहीं है। ठीक है, बस इसको समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बोलिए, और किस प्रकार का वीडियो आप लोग चाहते हैं वो भी कमेंट में बोलिए। कल का दिन बचा हुआ यार, पढ़ लो, अच्छा होगा, और नहीं पढ़ोगे तो फिर समझ रहे हो एग्जाम हो सकता है खराब, इसलिए पढ़ लो, जितना वक्त बचा हुआ उसका अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।